सो हेलो यस ऑल। सर। पीपीटी विजिबल है? यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके कोर सब्जेक्ट की कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपके यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट ए में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। अभी पार्ट बी की बात करेंगे। तो ये बाइफरगेशन ऑलरेडी हमने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखा है कि यूनिट फर्स्ट के अंदर पिछली बार से जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है 2023-24 में पहली बार चेंज। बल्कि ये जो पहला सेशन है 25-26 वाला जो है, चेंज सिलेबस के साथ ये पहली बार अभी परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट यूनिट में जो भी चेंजेस आए हैं वो पहली बार ही हमें देखने को मिल रहे हैं 24-25 के इस सेशन में, है ना। तो इस सेशन में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन पार्ट ए में। और पार्ट अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो उसमें, क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिलेबस के उन्होंने चेंज किया है और हम नए सिलेबस के हिसाब से यूनिट को कवर अप कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर हमारी पहली यूनिट है। इसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर का लगभग सारा का सारा इंट्रोडक्शन कवर अप करना है। कुछ पोर्शन हमने पहले पार्ट में कवर अप कर लिया है। अभी हम पार्ट बी कवर अप करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। बसेस क्या होती हैं, मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कौन कौन सी हैं, और अदर इंटरफेसिंग डिवाइस से कौन कौन सी है माइक्रो प्रोसेसर की। पार्ट बी की अगर हम बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में जब यूनिट फर्स्ट का सिलेबस कुछ अलग होता था तब के आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूनिट सेकंड में ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये पूरा का पूरा यूनिट सेकंड बना दिया गया है। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं तो मतलब ये यूनिट लगभग फर्स्ट टाइम इंक्लूड की गई है एज सिलेबस चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ से पहली बार ही इस बार जब आप एग्जाम देंगे तब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन हैं सारे के सारे, वो हम देखेंगे। तो ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही टॉपिक की इम्पोर्टेंस को एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने स्लाइड में डाले हुए हैं। नाउ हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को। अगर देखें तो कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो बेसिकली इसको हमने ऑलरेडी वैसे प्रीवियस लेक्चर देख लिया, बट आज थोड़ा डीप जाके इसको स्टडी करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो बेसिक कंपोनेंट है वो बेसिकली चार कंपोनेंट हैं। पहला होता है एएलयू, दूसरा कंपोनेंट होता है कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट, और तीसरा कंपोनेंट होता है रजिस्टर्स, और चौथा कंपोनेंट होता है सिस्टम बस। तो ये चार बेसिक कंपोनेंट हैं जो माइक्रो प्रोसेसर में हम यूज करते हैं। तो वन बाय वन ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला कंपोनेंट है आपका एएलयू। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या काम करता है? तो एएलयू का बेसिक जो काम होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जैसे आपका एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो इसमें आपका एंड ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन हो गया, ये आपके लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो एएलयू का वर्क आपको पता लग गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू क्या काम करता है। तो एएलयू अर्थमेटिक परफॉर्मेंस करने के साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पड़ा है। दूसरा, ये पांच या छह प्रकार के ऑपरेंड को एक साथ ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपैरेटर की तरह काम करा सकता है। एएलयू ये सब एएलयू के वर्क है ना। सब्ट्रैक्टर का सब्ट्रैक्ट है, कंपैरेटर का मतलब कंपेयर कराना, किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करके ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एएलयू। दूसरा कंपोनेंट है हमारा कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट।
अब कंट्रोल यूनिट क्या करती है, टाइमिंग यूनिट क्या करती है, ना से आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को, जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल और टाइमिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखा गया, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम हमारी कंट्रोलिंग और टाइमिंग यूनिट करती है। दूसरे पॉइंट्स में आपको बताया गया है, इट जनरेट्स द टाइमिंग सिग्नल। ये टाइमिंग सिग्नल जनरेट करती है नीडेड टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन इन द प्रोसेसर। जो प्रोसेसर के अंदर विभिन्न प्रकार के उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हुई है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो वहीं पे आपको लिए चलते हैं जहाँ पे हम पहुँच गए थे। हम बात कर रहे थे कंट्रोल यूनिट की, और हमने बताया था कि कुछ टाइमिंग सिग्नल जो है ये जनरेट करता है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जब हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो ये कुछ टाइमिंग सिग्नल के हिसाब से करता है। दूसरा काम हुआ कंट्रोल यूनिट का, और तीसरा काम है इट कोऑर्डिनेट पेरिफेरल डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। कंट्रोलिंग और जो हमारी टाइमिंग यूनिट है, ये सारी की सारी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसें कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। अब ये पेरिफेरल डिवाइसें क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसें ऐसी डिवाइसें होती हैं जो एडिशनली कंप्यूटर के साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच की जाती हैं जरूरी काम करने के लिए। जैसे जैसे प्रिंटर हो गया, है ना, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे आपका माउस हो गया, जैसे आपका लाउड स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, लाइक दैट। तो वो सारी डिवाइसें, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, है ना, तो ये सारी डिवाइसें जो कंप्यूटर के साथ में कोऑर्डिनेट करके किसी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करा रही होती हैं, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तो उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट करने का काम हमारी कंट्रोल या टाइमिंग यूनिट ही करती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ आपका कंट्रोलर टाइमिंग यूनिट का माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। देन बात करेंगे, तीसरा कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर का जिसे हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द कंप्यूटर। तो जरा ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर्स क्या है। ये जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़े होंगे रजिस्टर। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल पढ़ी है या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, उसमें सर्किट में रजिस्टर लगाते हैं। ये वो वाला रजिस्टर नहीं है ना। तो रजिस्टर ये कौन से वाले रजिस्टर हैं फिर? तो हम इनको बुलाते हैं ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो मेमोरी को स्टोर करके रख सकती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, आप नोटबुक बनाते हैं तो रजिस्टर बनाते हैं, तो कुछ चीजें नोट करने के लिए आप रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक दैट। तो कंप्यूटर भी मेमोरी को स्टोर करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता है उसे रजिस्टर बुलाते हैं। तो आई होप आपको रजिस्टर की थोड़ी सी कन्फिग्रेशन समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में रजिस्टर का काम होता क्या है कंप्यूटर के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। सो रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे, ये बेसिकली हमारे फ्लिप फ्लॉप्स का कलेक्शन होते हैं। रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उनको टेम्परेरीली स्टोर करके रखने का काम करते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। और वो भी किस टाइम? जब हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को, हमने माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम उन इंस्ट्रक्शंस को
टेम्परेरीली स्टोर करके रखने का काम हमारे रजिस्टर करते हैं। और बेसिकली जो रजिस्टर हैं वो, अगर हम उनके टाइप की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर, एक होता है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। एक एक्यूमुलेटर और प्रोग्राम काउंटर के नाम से भी हम जानते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर को, और जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे जनरल यूज के लिए यूज होते हैं। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर की अगर हम बात करें तो आपसे अगर स्पेशल पर्पस रजिस्टर के नाम पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान होने चाहिए। एक होता है हमारा MAR ना, एक MDR होता है, एक्यूमुलेटर हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, और प्रोग्राम काउंटर। तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर के जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। और जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? तो अगर जनरल पर्पस रजिस्टर की हम बात करें तो बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनको जनरल पर्पस रजिस्टर का नाम दे दिया गया है कंप्यूटर के अंदर, जैसे ABCD। तो ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगर इन ये एक रजिस्टर जो है 8 बिट के डेटा को स्टोर करके रख सकता है। अगर आपको 16 बिट के डेटा को स्टोर करना है तो आपको दो दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। इस बात को हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का चौथा कंपोनेंट हमारा होता है सिस्टम बस। और सिस्टम बस क्या काम करती है? सेट ऑफ वायर्स और पाथ यूज्ड फॉर डेटा एंड सिग्नल ट्रांसमिशन और ट्रांसफर। इसका मतलब ये सिस्टम बस क्या होता है? सिस्टम बस एक वायर्स का एक ऐसा सेट होता है या पाथ का एक ऐसा सेट होता है जो डेटा को या सिग्नल को ट्रांसमिट करने का या ट्रांसफर करने का काम करता है, उसे हम सिस्टम बस बुलाते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, सॉरी तीन प्रकार का होता है ये। एक होती है हमारी डेटा बस, एक होती है हमारी एड्रेस बस, एक होती है हमारी कंट्रोल बस। तो तीन प्रकार की बसें हमारे पास होती हैं। क्या क्या काम करती हैं? सबसे पहले बात करेंगे डेटा बस की। कहाँ यूज होती है? तो इट यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। तो CPU के जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट हैं उन सभी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम डेटा बस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। अब बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? ये दोनों तरफ डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। इसका मतलब CPU से रजिस्टर में डेटा भेजा जा सकता है। भाई इधर अगर आपका CPU है और इधर आपका रजिस्टर है ना, तो CPU से रजिस्टर को डेटा भेजा जा सकता है और रजिस्टर से CPU को डेटा भेजा जा सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा को भेजने का काम कर सकती है, पहली बात। सॉरी। दूसरा, एड्रेस बस। अगर हम एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस बेसिकली एड्रेस को डिफाइन करने का काम करती है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अगर इधर हमारा CPU है और यहाँ पे हमारे रजिस्टर्स हैं, तो ये डेटा को एक ही तरफ ट्रांसमिट कर सकती हैं। CPU से या तो रजिस्टर में करेंगी या रजिस्टर से CPU की साइड में करेंगी। इसका मतलब ये वाइस वर्सा काम नहीं कर सकती। ठीक है। तो एड्रेस बस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस बस डिटरमाइन द साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो हमारी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं एड्रेस बस की, वो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के साइज को डिटरमाइन करने का काम करती हैं। सपोर्टेड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन तीसरे प्रकार की जो हमारी सिस्टम बस हैं वो कहलाती है कंट्रोल बस। कहाँ यूज होती है? यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल सिग्नल टू एंड फ्रॉम द CPU। CPU से लेने के लिए और CPU को वापस देने के लिए ये आपके कंट्रोल सिग्नल को एक दूसरे से लेने के लिए और सिग्नल CPU को देने के लिए यूज की जाती है कंट्रोल बस। इट में बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। तो ये जो है यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती हैं, बाई डायरेक्शनल भी हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये यूनिडायरेक्शनल ही होंगी या ये बाई डायरेक्शनल ही होंगी। तो ये दोनों प्रकार की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये यूज की जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट। ये आपके कंपोनेंट हुए जो हम यूज कर रहे हैं।
नाउ अब हम बात करेंगे इंटरफेसिंग की। इंटरफेसिंग का मतलब मैंने अभी अभी आपको बता दिया था। इंटरफेसिंग का मतलब होता है अ, बाहर से माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के साथ में कुछ डिवाइस ऐड करना अपनी एक तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो जैसा कि पहली लाइन में यहाँ लिखा भी गया है, यूजिंग द आईओ डिवाइसेस डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी माइक्रो प्रोसेसर से वर्ल्ड के आउटसाइड में कहीं डेटा को ट्रांसफर करने का काम आईओ डिवाइसेस के द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब है जोड़ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है कि डेटा को ट्रांसफर इजीली किया जा सके, यही हमारी इंटरफेसिंग ऑफ आईओ डिवाइसेस कहलाती है। दिस कैन बी डन इन ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। और ये जो काम है हम 8 बिट की टर्म्स में, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने का काम हम 8 बिट की टर्म्स में कर रहे होते हैं, एंटायर डेटा बस के माध्यम से। दिस इज कॉल्ड पैरेलल आईओ। ये जो प्रोसेस है ये पैरेलल आईओ यानी पैरेलल इनपुट आउटपुट कहलाता है। द अनदर मेथड इज सीरियल आईओ। अब सीरियल आईओ का मतलब क्या है? अगर हम 8 बिट का डेटा एक साथ एंटायर डेटा बस के द्वारा ट्रांसफर करें तो ये पैरेलल आईओ कहलाता है। लेकिन अगर हम सीरियल वाइज का मतलब है पहले एक डेटा गया, पहले एक रजिस्टर में डेटा गया, फिर दूसरे रजिस्टर में इंफॉर्मेशन गई, फिर तीसरे रजिस्टर में इंफॉर्मेशन गई। यानी सीरियल वाइज डेटा अगर हम ट्रांसफर करने का काम करें। द अदर मेथड इज सीरियल आईओ वेयर 1 बिट इज ट्रांसफर एट टाइम यूजिंग द एसआईडी। इसका मतलब जो हमारी एसआईडी पिन होती है या जो हमारी एसओडी पिन होती है उससे एक बार में एक ही पोर्ट पे डेटा या किसी एक ही रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी सीरियल आईओ प्रोसेस कहलाती है डेटा को ट्रांसफर करने की माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो अभी आपने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, पैरेलल आईओ टर्म्स और सीरियल सीरियल आईओ टर्म्स। 8 की 8 बिट एक साथ अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर दें तो वो पैरेलल आईओ इंटरफेसिंग कहलाती है। और अगर हम हमारे पास एक पर्टिकुलर 8 बिट की इंफॉर्मेशन है लेकिन हम 1 बाई 1 बिट करके एसआईडी और एसओडी पिन के माध्यम से माइक्रो प्रोसेसर को उसके डेटा को भेज रहे हैं, तो इस प्रकार का डेटा ट्रांजिशन क्या कहलाता है? सीरियल आईओ कहलाता है। यानी 1 बाई 1 हम ये काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो मेमोरीज हैं या जो हमारी डेटा ट्रांसफर करने की टेक्निक्स हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो हमारी होती है पैरेलल इंटरफेसिंग, एक होती है हमारी सीरियल इंटरफेसिंग। तो 1 बाई 1 करके हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैरेलल इंटरफेसिंग देखते हैं। देर आर 2 ways to interface 8085 with IO devices in parallel data transfer mode। तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर आईओ डिवाइस के पैरेलल डेटा ट्रांसफर करने के हमारे पास दो मोड हैं। पहला मोड कहलाता है मेमोरी मैप्ड आईओ और दूसरा मोड कहलाता है आईओ मैप्ड आईओ। तो मेमोरी मैप्ड आईओ का मतलब है मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा भेज रहे हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस का डेटा हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ही अगर शेयर कर रहे हैं तो ये दूसरा मेथड या टेक्निक कहलाता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी मैप्ड आईओ की। क्या क्या होता है, कैसे काम करता है? इट कंसिडर दैम लाइक एनी अदर मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब मेमोरी से हम किसी अदर लोकेशन के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार का जो डेटा ट्रांसफर है वो क्या कहलाता है? हमारा मेमोरी मैप्ड आईओ कहलाता है। दे आर असाइंड 16 बिट एड्रेस विद द एड्रेस रेंज ऑफ 8085। यहाँ हमें करना क्या होता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक 16 बिट का एड्रेस हम असाइन करते हैं 8085 के अंदर। द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद दीज डिवाइसेस डेटा का ये जो एक्सचेंज है, दिस डिवाइस फॉलो द ट्रांसफर ऑफ डेटा विद मेमोरी। ये जो एक्सचेंज है ये डेटा को ट्रांसफर करना मेमोरी से और मेमोरी से अ, आपके डिवाइस के अंदर डेटा का फ्लो कराना, एक्सचेंज कराना प्रोसेस करता है।
द यूजर्स uses the same instruction used for memory। जो यूजर होता है वो सेम इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहा होता है मेमोरी के अंदर। तो ये हमारा मेमोरी मैप्ड आईओ था। अब हम बात करेंगे आईओ मैप्ड आईओ की। इट ट्रीट्स डैम सेपरेटली फ्रॉम मेमोरी। इसका मतलब होता है कि मेमोरी से हमने डेटा को सेपरेट करके इनपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस को ही सेंड कर देना है। तो इस प्रकार के जो डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स हैं वो आईओ मैप्ड आईओ कहलाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, आईओ डिवाइसेस आर असाइंड ए पोर्ट नंबर। उनके पास एक पोर्ट नंबर होता है विद इन द 8 बिट एड्रेस रेंज। उसकी जो रेंज होती है वो 8 बिट की होती है, जैसे 00H to FFH। तो ये रेंज हो गई डेटा की, एड्रेस की। द यूजर इन दिस केस वुड एक्सेस दिस डिवाइस यूज इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। जो यूजर होता है हमारा वो इसके अंदर इन और आउट इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकता है। यानी कि अगर उसे इन करना है तो उसे 8 बिट का एड्रेस रेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। और उसे आउट करना है तब भी वो अनदर लोकेशन पे जाके उसको 8 बिट का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेमोरी से हम कोई भी डेटा का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते। मेमोरी मतलब हमने मेमोरी नहीं लेनी है, हमने तो इनपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस में ही डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये एक एडवांटेज है कि मेमोरी के एड्रेस को या एड्रेस बसेस को हम यूज ही नहीं करते हैं। इनपुट डिवाइस से और इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर ही डेटा को हम ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन है, और ये कई बार जो है पूछा जा चुका है कि जो हमारी मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइसेस हैं और जो आईओ मैप्ड आईओ डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो डेटा है वो किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ ले रखे हैं। उन पॉइंट्स को एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, एक्सप्लेन कर देना है एग्जाम में। अगर आपसे मेमोरी मैप्ड आईओ या आईओ मैप्ड आईओ के बारे में कोई भी डिफरेंस करने के लिए पूछा जाता है तो पहला पॉइंट है, आईओ इज ट्रीटेड एज मेमोरी। आईओ को एक मेमोरी यानी इनपुट आउटपुट को हम मेमोरी की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं, मेमोरी डिवाइस की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। आईओ इज ट्रीटेड आईओ, जबकि जो आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं। मेमोरी मैप्ड आईओ जो है वो 16 बिट की एड्रेसिंग लाइन यूज करती है। आईओ मैप्ड आईओ 8 बिट की एड्रेसिंग लाइन यूज करती है। मोर डिकोडर हार्डवेयर, इसमें ज्यादा से ज्यादा डिकोडर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आईओ मैप्ड आईओ में लेस डिकोडर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक साथ 2 की पावर 16 यानी 64 के लोकेशन को ये डेटा ट्रांसफर कर सकती है मेमोरी मैप्ड आईओ। कैन एड्रेस 2 की पावर 8, इसका मतलब ये 256 लोकेशन को एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकती है। मेमोरी मैप्ड आईओ में लेस मेमोरी अवेलेबल होती है, जबकि आईओ मैप्ड आईओ में होल मेमोरी एड्रेस स्पेस इज अवेलेबल। क्योंकि हमने मेमोरी को तो यूज ही नहीं किया है ना। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीधा सीधा कनेक्शन कर लिया है डेटा ट्रांसफर करना आई आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ के साथ। नाउ अब हम बात करेंगे आईओ मैप्ड आईओ वर्सेस मेमोरी मैप्ड आईओ की। अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करूं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेमोरी मैप्ड आईओ मेमोरी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर यूज की जाती हैं, जबकि आईओ मैप्ड आईओ में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं, जैसे इन और आउट। मेमोरी मैप्ड आईओ के अंदर मेमोरी कंट्रोल सिग्नल यूज किया जाता है, जबकि आईओ मैप्ड आईओ के अंदर स्पेशल कंट्रोल सिग्नल यूज किया जाता है। मेमोरी मैप्ड आईओ में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो है वो डेटा को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आईओ मैप्ड आईओ के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन यूज नहीं करने होते डेटा को परफॉर्म कराने के लिए। और जो डेटा ट्रांसफर है रजिस्टर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, वो मेमोरी मैप्ड आईओ के अंदर कर सकते हैं। बट जो आईओ मैप्ड आईओ डिवाइसेस हैं उनमें डेटा का जो ट्रांसफर है वो डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर नहीं होता,
पहले एक्यूमुलेटर के अंदर भेजा जाता है और उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास भेजा जाता है। तो ये चार डिफरेंट पॉइंट थे जो आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ के बीच में आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, द इंटरफेसिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। हम बात करेंगे जो आउटपुट डिवाइस हैं उनकी इंटरफेसिंग, उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ में। तो आउटपुट डिवाइस आर यूजुअली स्लो। बेसिकली जो जितने भी इंटरफेसिंग करके आउटपुट डिवाइसें हम लगाते हैं वो बहुत स्लो काम करती हैं। ऑल्सो द आउटपुट इज यूजुअली expected to the continue appearing on the output device for a long period of time। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करके रखें तो ये अनयूजुअली एक्सपेक्टेड हो जाता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। गिवन दैट द डेटा विल ओनली बी प्रेजेंट ऑन द डेटा लाइंस, क्योंकि डेटा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल डेटा लाइंस में, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए, कुछ ही माइक्रो सेकंड के लिए। इट हैज़ टू बी लैज्ड एक्सटर्नली, और उसको हम एक्सटर्नली लैज्ड कर लेते हैं। इंटरफेसिंग की अगर बात करें तो देन हम बात करेंगे द इंटरफेसिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कैसे इंटरफेसिंग की जाती है। टू डू दिस द एक्सटर्नल लैच शुड बी अनेबल्ड। इसका मतलब है आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए जो हमारी एक्सटर्नल लैच है उसे हमें अनेबल करना पड़ता है। व्हेन द पोर्ट एड्रेस इज प्रेजेंट ऑन द एड्रेस बस, जहाँ की हमारा जो पोर्ट एड्रेस होता है वो प्रेजेंट होता है एड्रेस बस के ऊपर। द आईओ एम, आईओ ऑब्लिक एम, इसका मतलब इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल्स इज सेट हाई। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल को हमें हाई पे सेट करना है, और डब्ल्यू आर इज सेट लो। तो ये डब्ल्यू आर जो पिन होती है इसको हमें लो पे सेट करना होता है इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए। द रिजल्टिंग सिग्नल वुड बी एक्टिव व्हेन द आउटपुट डिवाइस इज बीइंग एक्सेस्ड। जो रिजल्टिंग सिग्नल है वो तभी एक्टिव होता है जब हम आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। डिकोडिंग द एड्रेस बस, देन हम एड्रेस बस को डिकोड करेंगे फॉर मेमोरी मैप डिवाइस। फॉलो द सेम टेक्निक डिस्कस इन इंटरफेसिंग मेमोरी, और इस टेक्निक को फॉलो करेंगे इंटरफेसिंग मेमोरी के अंदर डिस्कस करने के लिए। तो ये इंटरफेसिंग था आउटपुट डिवाइस के साथ माइक्रो प्रोसेसर का या मेमोरी का, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नाउ अब हम इनपुट डिवाइस के साथ में, अभी हमने आउटपुट डिवाइस के साथ में इंटरफेसिंग की, अब हम इनपुट डिवाइस के साथ में इंटरफेसिंग समझते हैं कि किस प्रकार से की जाती है। द बेसिक कॉन्सेप्ट आर सिमिलर टू इंटरफेसिंग ऑफ द आउटपुट डिवाइस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है, और जैसे कि आउटपुट डिवाइस के साथ करते हैं वैसे ही हम इनपुट के साथ भी करते हैं। कैसे। द एड्रेस लाइंस आर डिकोडेड टू जनरेट ए सिग्नल। एड्रेस लाइन जो होती है हमारी वो सिग्नल जनरेट करने के लिए डिकोड की जाती है। दैट इज एक्टिव व्हेन द पर्टिकुलर पोर्ट इज बीइंग एक्सेस। वो तभी एक्टिवेट होती है जब कोई पर्टिकुलर पोर्ट हमारा एक्टिवेट होता है। एंड IORD सिग्नल इज जनरेटेड, और उस टाइम जो हमारा इनपुट आउटपुट सिग्नल है वो जनरेट हुआ होता है बाय कंबाइनिंग द आईओ ओब्लिक एम। तो इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी डिवाइस के द्वारा कंबाइन करने के द्वारा द आरडी सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो आरडी सिग्नल है, देखिए एक एक यहाँ दो कमांड आप देखने को मिल रही है, एक है आरडी और दूसरा डब्ल्यू आर। तो डब्ल्यू आर का मतलब होता है राइटिंग कमांड, आरडी का मतलब होता है रीडिंग कमांड। ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइम जो है इनपुट आउटपुट और मेमोरी के ऊपर डेटा को रीड किया जा सकता है, ठीक है, राइट नहीं किया जा सकता। तो रीड करने के लिए आरडी कमांड यूज होती है, राइट करने के लिए डब्ल्यू आर कमांड यूज होती है माइक्रो प्रोसेसर में। किसी भी डेटा को एड्रेस बस में या डेटा या जो हमारी कंट्रोलिंग बस है उसमें डेटा को एक साथ इनपुट के टाइम में हम रीड ही कर सकते हैं, आउटपुट के टाइम में हम राइट ही कर सकते हैं। ये बात यहाँ बताने की बेसिकली कोशिश की जा रही है। देन इनपुट डिवाइसेस के साथ में कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे क्या है, ट्राई स्टेट बफर इज यूज्ड। हम ट्राई स्टेट बफर का यूज करते हैं टू कनेक्ट द इनपुट डिवाइसेस टू द डेटा बस।
और अनदर पॉइंट है टू कंट्रोल for these buffers is connect to the result of combining the address signals and signal IORD। तो उन सिग्नल्स को रिजल्टिंग फॉर्म में एड्रेस सिग्नल के ऊपर कंबाइन करने के लिए हम IORD सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से IORD सिग्नल हम यूज करते हैं, बेसिकली ये बात बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो मेमोरी डिवाइसें होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसमें से कुछ हमने डिस्क्राइब की थी प्रीवियस लेक्चर में। जैसे बेसिक रैम का जो सेल होता है वो क्या काम करता है। रैम इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो रैम क्या है, एक कंप्यूटर में एक टाइप की मेमोरी को हम रैम बुलाते हैं। दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली, जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम रैंडमली किसी भी डेटा को मूव करा सकते हैं। एनी लोकेशन कैन बी एक्सेस एनी टाइम विद इन चिप। और रैम के अंदर हम चिप की किसी भी लोकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन द, ज्यादा कंप्यूटर के अंदर यू पाई जाने वाली मेमोरी है, जो प्रिंटर्स में और कंप्यूटर में पाई जाती है। इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ये जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एस रैम और दूसरी होती है हमारी डी रैम। तो ध्यान रखेंगे, डी रैम और एस रैम। एस रैम हमारी स्टैटिक रैम कहलाती है और डी रैम हमारी डायनेमिक रैम के नाम से जानी जाती है। तो वन बाई वन करके इनका ओवरव्यू भी देख लेते हैं। व्हाट इज एस रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो हमारी एस रैम है उसे क्या बुलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक रैंडम मेमोरी एक्सेस। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम इसे जानते हैं। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड स्टोर द बिट एज ए वोल्टेज। और ये जो बनी हुई होती है, ये फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से बनी हुई होती है, और ये स्टोर करती है बिट ऑफ वोल्टेज को। ईच सेल रिक्वायर 6 ट्रांजिस्टर। हर एक सेल में जो है 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। हेंस चिप हैज लो डेंसिटी बट हाई स्पीड। तो जो रैम की जो स्पीड होती है वो डेंसिटी तो कम होती है, लेकिन स्पीड बड़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि 6 ट्रांजिस्टर हमने एक सेल के अंदर लगा रखे हैं। मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स मोर पावर। क्योंकि इंटीग्रेटेड करके बनाई गई है तो एक्सपेंसिव तो होगी होगी, और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। ऑफन नॉन एज कैचे मेमोरी इन हाई स्पीड पीसीज। और जो हमारी हाई स्पीड पीसीज होते हैं उन सभी के अंदर ये कैचे मेमोरी के तौर पे काम करती है। तो स्टैटिक रैम को आप समझ गए होंगे क्या है स्टैटिक रैम। नाउ बात करते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दिस इज मेड अप ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर। जो हमारी डी रैम होती है ये मोस्ट ट्रांजिस्टर की गेट की हेल्प से बनाई जाती है। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर गेट एंड इट स्टोर द बिट एज चार्ज। देखिए, जो एस रैम है वो बिट को वोल्टेज की टर्म में स्टोर करती है। जो डी रैम होती है वो बिट को चार्ज की टर्म्स में स्टोर करती है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। ये किसी डेटा बिट को किस टर्म्स में स्टोर करके रख रही है। तो एस रैम वोल्टेज की टर्म्स में स्टोर करके रखती है, जबकि आपकी जो डी रैम होती है किसी भी बिट को, किसी भी डेटा बिट को चार्ज की टर्म्स में स्टोर करके रखती है। डेंसिटी हाई होती है और पावर कंजम्पशन लो होता है, चीप एज कंपेयर टू एस रैम। और ये साइज में छोटी होती है, चीप होती है स्टैटिक रैम के कंपेयर में। ड्यू टू लीकेज ऑफ चार्ज रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग एंड हेंस एक्स्ट्रा सर्किटरी। इसमें क्या है, इसमें चार्ज जो है वो लीक करता रहता है। ठीक है, तो चार्ज के लीक करने की वजह से हमें फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है सिस्टम को, और एक्स्ट्रा सर्किट लगाना पड़ता है डी रैम के अंदर, ताकि सर्किट हमारा अ, बहुत ज़्यादा चार्ज को लीक ना करे। देन हम बात करेंगे रोम की। ऑलरेडी आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वाइट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इन चीज़ों के बारे में देखना होगा ठीक से। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानी जाती है। इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन
इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये क्या काम करती है? जब आपकी पावर ऑफ हो गई है, अ, उस टाइम ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन करके कराने का काम करती है। इट कंटेन्स परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। ये आपकी जो है परमानेंटली इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की अ, एक तरीके से प्रोसेस प्रोवाइड करती है, दैट हेल्प इन इन स्टारिंग अप ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर को स्टार्टिंग टाइम में चाहिए होती है, या उसके एप्लीकेशन को बढ़ाने का काम कर रही होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप BIOS और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात करें, तो उसमें ये यूज दीज आर थ्री बेसिक टाइप्स। जो रोम होती है हमारी तीन बेसिक प्रकार की होती है। एक है हमारा पी रोम, फिर है हमारी ई रोम, और डबल ई रोम। तो ये हमारी तीन प्रकार की है रोम। वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला हमारा पी रोम है, द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज लाइफ टाइम। तो ये क्या है? ये हमने एक ही बार इसको इसके अंदर प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है, और उसके बाद जब भी हम उस टाइप के इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये अपना काम स्टार्ट करेगी उस उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो ऑलरेडी हमने एक बार इसमें प्रोग्राम करके स्टोर इंस्ट्रक्शन स्टोर करके छोड़ देते हैं, तो उसे पी रोम के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन वंस स्टोर कैन नॉट बी इरेज। एक बार जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन हमने इसके अंदर प्रोग्राम के तौर पे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे स्टोर कर दी, उनको कभी इरेज नहीं किया जा सकता। आप ये समझ सकते हैं ये परमानेंट है ना। वो प्रोग्राम, वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर परमानेंट हो गई है। रिक्वायर्स स्पेशल हार्डवेयर सर्किट टू प्रोग्राम इट। हाँ, कुछ स्पेशल हार्डवेयर सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है इसको प्रोग्राम करने के लिए। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसका। दूसरा है इप्रोम। इप्रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दीज रोम्स कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड अगेन एंड अगेन। तो इसमें क्या है, इसमें हम अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है, हमें लग रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे अगर, या ये चीजें ऐड करेंगे अगर, तो प्रोग्राम प्रोग्राम की पेट को थोड़ा छोटा किया जा सकता है। यहाँ उन इंफॉर्मेशन को जो प्रीवियस में हमने प्रोवाइड करी और कहीं सेव कर दी थी, उन बेस करके चेंज भी कर कि में ऐसा नहीं था, है ना। वहाँ परमानेंट बार सेव हो जाती है, वो परमानेंट रहती है फिर मेमोरी के अंदर। इरेज करके दोबारा प्रोग्राम की एक्शन दे सकते हैं। कैन बी इरेज विद यूवी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हम यूवी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरेज कर सकते हैं जो भी हमने प्रोग्राम करके इसको दे रखी थी पहले से। मेन डिसएडवांटेज इज इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स टू इरेज इट। मेन डिसएडवांटेज जो है EEPROM का वो ये है कि किसी भी डेटा को इरेज करने में 15 से 20 मिनट का समय लगाती है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग है ये, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। डबल EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली एट रजिस्टर लेवल rather than erasing entire information. एंड क्या है, इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकली की जाती है लेवल पे, और इंफॉर्मेशन लेवल पे इट रिक्वायर्स लेसर इरेजिंग। ये इरेज करने में कि प्रैक्टिकली हम इरेज रहे होते हैं, तो यहाँ टाइम जो है कम लगता है। वहाँ बहुत 15 से 20 मिनट लग रहे थे, यहाँ केवल कितने मिनट लगते हैं? बहुत कम टाइम लगता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था, यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यूनिट में जितने भी टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर के तौर पे दिए गए हैं, रजिस्टर और रजिस्टर के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने वाली जो कंपोनेंट डिवाइसें हैं, उनका ब्रीफली डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हमने की। तो आज के इतना ही, और जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का लगातार
लेक्चर बन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।